तो फिल्म स्टार्ट होती है और हम अजय और उसके 3 दोस्तों को देखते हैं। अजय काफी दिनों के बाद अपने गांव आया होता है, इसीलिए सभी दोस्त मिलकर रात की दारू पार्टी के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं। काफी बहस के बाद एक सुनसान जगह को वो लोग फाइनल करते हैं। अब ये जगह कैसे इन चारों दोस्तों की फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है, आगे देखते हैं। खैर, प्लान के मुताबिक चारों दोस्त रात के अंधेरे में एक दीवार कूदकर उस जगह पे आते हैं जहां इन्हें पार्टी करनी होती है। दारू पार्टी के दौरान अजय का दोस्त अजय से कोई भूतिया स्टोरी सुनाने को बोलता है। इस पे अजय उन्हें एक भूतिया जो कि रियल स्टोरी है वो सुनाता है। ये स्टोरी जिन पे होने वाली है, तो पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे कि इस ब्रह्मांड में जिस तरह से मनुष्य जाति का उत्पत्ति है, उसी तरह से जिन का भी है। जिन में कुछ स्पेशल शक्तियाँ होने के कारण वो हमें देख सकते हैं, पर हम उन्हें नहीं, जब तक कि जिन न चाहे। जिन अपनी जरूरत पड़ने पर किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने जिन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उनमें से सबसे मेन नियम है कि जिन कभी किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। अगर जिन इस नियम को तोड़ते हैं तो भगवान उन्हें फिर कभी माफ नहीं करते। हालांकि अधिकांश जिन भगवान के इस नियम को मानते हैं, पर कुछ जिन इसका विरोध भी करते हैं। जो जिन संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं वो हमेशा हमारे अकेलेपन को टारगेट करते हैं। अगर हमने इस पे ध्यान दिया तो इसका मतलब जिन के जाल में हम फंस चुके हैं। तो चलिए अब फिल्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पटाखों की फैक्ट्री का सीन दिखाता है, जिसमें लगभग सभी महिला वर्कर काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री का मालिक अंदर एक कम रोशनी वाले कमरे में बाई खाते का हिसाब देख रहा होता है कि तभी एक महिला के कहने पर फैक्ट्री का मालिक बाहर एक बालचंद्र से मिलने जाता है। दरअसल बालचंद्र कोई और नहीं, उस फैक्ट्री मालिक का बेटा होता है, जो अपने हाथ में एक चिट्ठी लाया था। चिट्ठी पढ़कर फैक्ट्री मालिक के होश उड़ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फैक्ट्री मालिक की पत्नी किसी के साथ भाग गई है। खैर, जैसे तैसे फैक्ट्री के मालिक अपने बेटे और खुद को संभालते हैं। समय बीतता चला जाता है। बालचंद्र स्कूल के बाद अपने पिता के फैक्ट्री में उनका हाथ बढ़ाने लगता है, जिससे बालचंद्र भी धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगता है। पर बालचंद्र का पिता दूसरी शादी करना चाहता था, पर गांव में नियम था कि पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए बालचंद्र के पिता ने एक तरकीब निकाली और गांव के बाहरी इलाके में अपना एक घर बनवाया और फिर एक औरत के साथ वहां रहने लगा। समय का पहिया एक बार फिर से घूमता है और इस बार हम बालचंद्र को फैक्ट्री संभालते हुए देखते हैं। इसी सीन में एक महिला वर्कर बालचंद्र के पास मिठाई लेके आती है, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई थी। पर बालचंद्र ने ना तो उसकी मिठाई स्वीकार की और ना ही उससे बात किए बिना वहाँ से चला गया। दरअसल अपनी माँ की हरकत के कारण बालचंद्र के मन में महिला के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। फिर एक दिन बालचंद्र के ना चाहते हुए भी उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। पत्नी अल्लागनी एक बला की खूबसूरत थी, पर फिर भी बालचंद्र के मन में महिला के प्रति नफरत के कारण वो अपनी पत्नी से अलग सोता, यहाँ तक कि उससे ठीक से बात भी नहीं करता। शादी होने के बाद फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारियां बालचंद्र पे आ गई थी। बाप तो अब बस महिला के साथ ही रहता। इधर फैक्ट्री की टेंशन और उधर घर पे नापसंद पत्नी के कारण बालचंद्र अक्सर अकेला महसूस करने लगा। इसी अकेलेपन में एक दिन बालचंद्र अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में हिसाबबाड़ी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे किसी के होने की फीलिंग होती है और थोड़ी देर बाद उस अनजान एंटिटी की आवाज भी क्लियर आने लगती है, जिसमें वो अनजान एंटिटी बालचंद्र को एक सीक्रेट बताती है कि कैसे उसने गले में से 10,000 रुपए निकाले और जुए में हार गया और इसका इल्जाम फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर पे डाल दिया था। ये सुनते ही बालचंद्र काफी डर गया और उससे उसकी पहचान पूछता, जिसपे वो एंटिटी बालचंद्र को अपनी पहचान नहीं बताती, पर एक सौदा बालचंद्र के सामने पेश करती है। पर बालचंद्र उसकी बात सुने बिना ही पिता के घर के लिए निकल जाता है। पिता के घर पहुंचकर वो उन्हें सारी बात बताता है, जिसपे पिता बालचंद्र को ज्यादा स्ट्रेस ना लेने की सलाह देते हैं। बालचंद्र पिता के घर से फिर अपने घर को निकल जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। बालचंद्र एक बार फिर से पत्नी के हाथ का बना खाना खाए बिना ही अलग कमरे में सोने चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि बालचंद्र का कंबल कोई खींच लेता है। जब ठंड लगने पर बालचंद्र की नींद खुलती है तो वो उसी कंबल को अपने तकिए के पास फोल्ड किए हुए देखता है। ये देखकर बालचंद्र काफी घबरा जाता है और इस बार बालचंद्र उसी कंबल से अपना मुंह ढककर सोने की सोचता है। उसे एक बार फिर से उस अनजान एंटिटी का आसपास होने का एहसास होता है और फिर कंबल से हल्का मुंह निकालने पर देखने पर उसे कुछ धुंधला सा सामने दिखाई देता है। जब तक बालचंद्र को सोच ही रहा होता है कि वो एंटिटी उसके ऊपर कूद जाती है। बालचंद्र घबरा जाता है, जिससे अल्लागनी कमरे की लाइट जला के उसके पास आती है। घबराहट के कारण बालचंद्र के पसीने को अल्लागनी अपने साड़ी के पल्लू से पोंछने लगती है और इसी सेवा भावना के कारण बालचंद्र के मन में अपनी पत्नी के प्रति प्रेम जाग उठता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन जब बालचंद्र अपनी फैक्ट्री जाता है तो अपने मैनेजर से पता चलता है कि उसकी सेल कुछ खास नहीं हो रही है, जिसपे बालचंद्र थोड़ा टेंशन में आता है। खैर, दफ्तर में अल्लागनी बालचंद्र के लिए अचानक से ही टिफिन लेके आती है। बालचंद्र अपनी पत्नी को देखकर सारी टेंशन भूलकर उसके साथ भोजन करने लगता है। भोजन के दौरान लाइट जगमग करने लगती है। इसका मतलब जिन भी वहीं पर था।
जिन धीरे धीरे अल्लागनी के पास आने लगता है, पर जैसे ही वो उसका मंगलसूत्र देखता है वहाँ से पीछे हट जाता है। खाना खाने के बाद बालचंद्र अपनी पत्नी को घर के लिए भेज देता है और वापस अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है, जिसपे वो जिन एक बार फिर से बालचंद्र से बात करने लगता है और इसी बीच बालचंद्र के सामने एक ऑफर रखता है कि मैं तुम्हें बहुत धनवान बना सकता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगा, जिससे अभी जो तुम्हारे पिता तुम्हारी कुछ खास इज्जत नहीं करते हैं उसके बाद तुम पे गर्व करने लगेंगे। ये सब हो सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी की कुछ खून की बूंदें लाके देनी होगी। ये सुनते ही बालचंद्र वहाँ से उठ के जाने लगता है, पर जाते जाते जिन बालचंद्र को अपने ऑफर के बारे में ठीक से सोचने को बोलता है। बालचंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। पत्नी के साथ खाना खाने के बाद बालचंद्र अपनी पत्नी के लिए एक गिलास में दूध लेके आता है। अल्लागनी वो दूध पीते ही बेहोश हो जाती है। इसका मतलब बालचंद्र ने जिन की शर्त मान ली और शर्त को पूरा करने के लिए पत्नी के हाथ में से खून की कुछ बूंदें निकाल कर उसी वक्त अपनी फैक्ट्री में चला जाता है। जिन बालचंद्र को खून के साथ देखकर बहुत खुश होता है और उसे वो खून उसी टेबल पर रखने को बोलता है और साथ ही अपनी आंख बंद करने के लिए भी बोलता है। जिन हवा से भी तेज टेबल पर रखे खून को चाट के चला जाता है और जाते जाते बालचंद्र से ये बोल के जाता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी तरक्की ही देखने आऊंगा। जैसा कि जिन ने कहा था, उसके व्यापार में बहुत तरक्की होने लगी। सभी लोग सिर्फ उसी के यहाँ से पटाखे खरीदने लगे। व्यापार बढ़ता देख बालचंद्र ने मार्केट से कुछ पैसे उधार लेकर एक नई फैक्ट्री खरीदी। जिन ने वाकई जो कहा था वो सब होने लगा। बालचंद्र के पिता भी उस पर गर्व करने लगे थे। बालचंद्र की तो चांदी चांदी हो गई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब तक कि बालचंद्र के मन में फिर से लालच पैदा न हुआ और इसी लालच ने बालचंद्र को एक गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। लालच में अंधा होकर बालचंद्र 2 और फैक्ट्री खोलने की सोचने लगा और इसी प्लान के तहत वो एक बार फिर से जिन से मिला। बालचंद्र अपनी तरक्की के लिए जिन्न का धन्यवाद करता है और साथ ही अपना प्लान भी बताता है कि कैसे वो अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहता है। बालचंद्र जिन को बताता है कि आप मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी मदद करिए, बदले में मैं आपको अपनी बीबी की खून की कुछ बूंदें लाके दूंगा। पर इस बार जिन बालचंद्र से उसकी पत्नी का खून नहीं बल्कि उसकी पूरी पत्नी ही मांग लेता है। ये सुनकर बालचंद्र के होश उड़ जाते हैं और वो उस जिन को वापस जाने को बोलता है, पर जिन साफ मना करते हुए कहता है कि तुम मुझे बुला तो सकते हो पर भेज नहीं सकते, यानी अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जिस तरह मैंने तुम्हें शीर्ष पर पहुंचाया उसी तरह फर्श पर भी पहुंचा सकता हूँ। बालचंद्र इस भंवर में फंस चुका था और अपने फैसले को बदल भी नहीं सकता था। और फिर एक दिन अखबार में खबर छपी कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने सभी पटाखों की फैक्ट्री पर बैन लगा दिया। ये खबर पढ़कर बालचंद्र अंदर से पूरी तरह टूट गया था। हालांकि बालचंद्र इस खबर की पुष्टि के लिए सरकारी कार्यालय भी गया। वहां जाके पता चला कि अभी के लिए फिलहाल बैन है, आगे बैन हट भी सकता है। वहां के कर्मचारी की बात सुन के उसके अंदर कुछ हिम्मत आई और फिर बालचंद्र ने अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन रोक के वहां का पूरा माल अपनी नई फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया, ये सोच के कि जब बैन हटेगा तो फिर से उसके अच्छे दिन चमकेंगे। अगली सुबह जब बालचंद्र अपनी पत्नी के साथ सो ही रहा होता है कि उसे बुलाने के लिए उसका एक वर्कर आता है जो कि काफी घबराया हुआ होता है और बालचंद्र को अपने साथ चलने को बोलता है। फैक्ट्री पहुंचकर पता चलता है कि रात की बारिश का पानी उसके गोदाम में भी घुस चुका है। जल्दबाजी के कारण बालचंद्र ने अपनी फैक्ट्री का काम सही से नहीं करवाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका सारा स्टॉक खराब हो गया था। बेबस और लाचार बालचंद्र वहां से सीधा अपनी पुरानी फैक्ट्री में जिन से मिलने गया। वहां पहुंचकर एक बार फिर से बालचंद्र जिन को समझाने लगा, पर उल्टा जिन ने बालचंद्र को समझाया कि जिसके लिए तुम इतना मरे जा रहे हो दरअसल में वो एक अपवित्र नारी है और उसका किसी कैलाश के साथ संबंध है। ये बात पता चलते ही बालचंद्र इस बात की सच्चाई का पता लगाने अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहाँ अपनी पत्नी से बातों के दौरान पता चला कि वो दोनों सिर्फ एक स्कूल फ्रेंड थे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनने के बाद बालचंद्र का शक दूर हो गया और एक बार फिर से जिन से जाके मिला, पर इस बार जिन ने बालचंद्र को एक विजन दिखाया जिसमें सच में एक आदमी उसकी पत्नी के साथ सो रहा था। ये देखने के बाद बालचंद्र सीधा अपने पिता से मिलता है और उससे सारी सच्चाई बताता है। सब कुछ सुनने के बाद बालचंद्र के पिता उसे उसकी पत्नी को जिन को सौंपने को बोलता है। उसके पिता का यह तर्क होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे है तो उससे भी सुंदर औरत तुम्हें मिल जाएगी। अपने पिता से पूरी तरह कन्विंस होने के बाद बालचंद्र अपनी पत्नी से मिलता है और उसे बताता है कि फैक्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण हमारी अशुभ घड़ी में शादी से है।
तो इसे सही करने के लिए हमें कल सुबह 4 बजे की शुभ घड़ी में फैक्ट्री में एक बार फिर से शादी करनी होगी, जिसपे अल्लागनी बिना शर्त राजी हो जाती है। सुबह दोनों तैयार होकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। बालचंद्र अपनी पत्नी को ऑफिस में ले जाता है जहाँ पे जिन रहता है और फिर अपनी पत्नी को वहाँ रुकने को कहता है और खुद पंडित को बुलाने के बहाने वहाँ से चला जाता है। बालचंद्र के जाते ही जिन जोर जोर से हंसने लगता है। इससे अल्लागनी बहुत डर जाती है। इतने में बालचंद्र भी वापस आ जाता है, जिसपे अल्लागनी बालचंद्र को वापस अपने घर चलने को बोलती है और बालचंद्र के पास आने ही लगती कि तभी जिन अल्लागनी के चारों तरफ एक आग का सर्कल बना देता है। अल्लागनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। बालचंद्र अपनी पत्नी से गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं किसी बच्चलन औरत के साथ नहीं रह सकता। इसे तुम नकार नहीं सकते हो क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। इसके बाद अल्लागनी बालचंद्र से कहती है कि याद करो, जब हमने पहली बार संभोग किया था तो क्या तुमने खून के दाग बिस्तर पे नहीं देखे? तो फिर मुझ पे कैसे आरोप लगा सकते हो? ये सुनने के बाद बालचंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। बालचंद्र को अपनी पत्नी से पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनने के बाद बालचंद्र फूट फूट के रोने लगता है और रोते हुए जिन से अपनी पत्नी को छोड़ देने की भीख मांगने लगता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन हंसते हुए अपने विकराल रूप में आता है और अल्लागनी के साथ साथ उसके कोख में जन्म रहे बच्चे को भी खत्म कर देता है। लालच का हमारा बालचंद्र काफी देर तक वहीं रोता रहता है। नेक्स्ट सीन में बालचंद्र अपने बाप से मिलने जाता है और अपने दुष्ट बाप को वही तकिए से मुंह दबा के मार देता है। बालचंद्र अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। उसे जहाँ तहाँ अपनी पत्नी ही दिखाई पड़ रही थी। पत्नी की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। और फिर एक दिन बालचंद्र भी उसी ऑफिस में जाके फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है। सीन एक बार फिर से अजय और उसके 3 दोस्तों पे शिफ्ट होता है। अजय का दोस्त ये स्टोरी सुन के उस पर मजाक उड़ाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता तो फिर वो जगह कहाँ है। इस पे अजय कहता है कि ये वही जगह है जिसपे तुम अभी दारू पी रहे हो। ये सुनने के बाद अजय के दोस्त के होश उड़ जाते हैं और एक बार फिर से लाइट जगमग करने लगती है और जिसके बाद हम आग में झुलस रही अल्लागनी को देखते हैं और फिल्म खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मूवी अच्छी लगी हो और इसी तरह की मूवी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।